पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर टाइम आप इधर उधर बिता रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जनरल वैसे ही मतलब मनमौजी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं और फिर इसकी भरपाई कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर के थोड़ा सा मतलब पढ़ने की कोशिश करें। मतलब बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हमारे मतलब निकल चुके हैं अभी, और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो उस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम सॉल्व होगा। और जो सब नंबर गेनिंग चैप्टर हैं, और ये भी हमारा एक नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, ये भी चैप्टर काफ़ी इजी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें जो टफ़ वाला टॉपिक था उसको हटा दिया गया है, तो मतलब बहुत ही ईजी है और उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 लेक्चर में इसको हम ख़त्म करेंगे, तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और कोशिश तो अब स्पीड शायद बढ़ा करके ही बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि पहले आराम से आप लोग वीडियो को ध्यान से देख करके नोट्स बनाएं, नोट्स बना के पढ़ें, फिर एक बार वीडियो को देखें, बार बार देख के कोशिश करके अच्छी तैयारी करें और इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं बोर्ड्स के, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हो। क्वेश्चन हमारे सॉल्व हम करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। वरना अगर आपने मेहनत नहीं किया और टाइम बीत गया तो फिर आगे एग्ज़ाम आ जाएगा और फिर उससे आपको कोई फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये सोच रहे हैं कि क्लास ऑनलाइन चल रहा है, एग्ज़ाम टाइम से होगा, नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। एग्ज़ाम तो सुनने में आ रहा है थोड़ा सा लेट होगा, मतलब फरवरी में होता था, मार्च में होगा, बस यही अंतर आने वाला है आपके साथ। और धीरे धीरे टाइम बीत ही जा रहा है और ये सोचें कि अलग से फिर हमको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वरना पूरा साल हमारा बर्बाद होना ही है। फेल हो जाएँ तब भी बर्बाद हो जाए, सेकंड डिवीज़न पास हुए तब भी बर्बाद है, थर्ड पास हो गए तब भी बर्बाद है, फर्स्ट डिवीज़न भी पास हुए, अगर नंबर अच्छे नहीं है 75 से नीचे हो गया तब भी बर्बाद ही है हमारा पूरा का पूरा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें, नंबर्स हमारे अच्छे हों, 30% सिलेबस वैसे ही कम कर दिया गया है, तो सिलेबस कम होने का मतलब ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जो ज़्यादा लेंदी टॉपिक से उसी को निकाल दिया गया है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर के साथ, अच्छे नंबर के साथ और बेहतरीन नंबर के साथ आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग क्या होती है, स्पीड होती होगी ना, कितने देर में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। रासायनिक बलगतिकी में बस इसी का अध्ययन करता है कि अभिक्रिया की वेग, मतलब वेग का निर्धारण ही करना है इसमें हमको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिएक्शन कई टाइप्स के होते हैं। वेग के आधार पर अगर हम कहें तो 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, इतनी फास्ट होती हैं कि 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है उसके वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, बहुत धीरे धीरे होती हैं, इतनी धीरे कि उसको पूरा होने में कई वर्ष, कई मतलब कि दिन भी कह सकते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम लेता है कि उसके भी वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है वो मंद अभिक्रिया हम बोलते हैं, स्लो रिएक्शंस। वो लगभग कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में समाप्त हो जाते हैं। उसी अभिक्रिया के वेग का हम निर्धारण करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम मंद अभिक्रियाओं के बारे में और उनके वेग, मतलब कि वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम अध्ययन क्या करते हैं। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण और उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए, जानना भी चाहिए। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण और उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। चूँकि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएँ भिन्न भिन्न वेग से संपन्न होती हैं, सब रिएक्शन का वेग अलग अलग होता है, अतः वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएँ, मतलब जो रिएक्शन बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्लीट हो जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएँ। वे अभिक्रियाएँ जिनकी गति इतनी अधिक होती है कि यह पलक झपकने से पूर्व अत्यंत अल्प समय अर्थात 10⁻³ सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं।
तीव्र या तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हमको इसको जानना नहीं है, वैसे पढ़ लेंगे और नॉलेज के लिए तो जानना ज़रूरी है क्या होगा, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं सभी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। NaCl AgNO3 रिएक्शन होगा, इंटरचेंज होगा, आयन का आयन एक्सचेंज होंगे और सोडियम नाइट्रेट और AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। इस अभिक्रिया में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन शीघ्रता से अभिक्रिया करके AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बना लेते हैं। ऐसे रिएक्शन Ag+Cl- AgCl सॉलिड बनता है। ठीक है, अब दूसरा है अतिमंद अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या वर्षों में भी उनमें कोई मापनीय या प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं होता है, अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत से ऐसे रिएक्शन होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या कई वर्षों में भी उनमें कोई मापनीय या प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं होता है, अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की प्रक्रिया इतनी मंद गति से होती है कि कई वर्षों में भी इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। H2O बनता है, लेकिन अगर उत्प्रेरक नहीं है तो ये रिएक्शन होने में कई वर्ष लग जाते हैं। थर्ड है हमारा मंद अभिक्रियाएँ। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अधिकांश आणविक अभिक्रियाएँ सामान्य गति से होती हैं तथा कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रिया तो कन्फर्म है फास्ट होता है, लेकिन ये अतिमंद जो अभिक्रिया होती है ये भी आणविक अभिक्रिया है, और ये मंद अभिक्रिया ये भी आणविक अभिक्रिया है, लेकिन ये सामान्य गति से होती हैं या कुछ मिनट में या कुछ घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रियाएँ। एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एस्टरीकरण पढ़े होंगे। CH3COOH + C2H5OH CH3CO C2H5 + H2O एस्टरीकरण है। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। H2O2 को जब हीट करेंगे तो ये टूट जाता है 2H2O लिक्विड + O2 में। ये अपने आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक ये टूट के वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये तो बहुत रिएक्शन, ये भी मतलब कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल है हमारा मंद अभिक्रिया का। तो सारे रिएक्शन हैं, पढ़ रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन ये रिएक्शंस हमारे मतलब कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो हमारा तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी बन सकता है ना, कि एस्टरीकरण समझाइए, तो ये वाला रिएक्शन हो क्या होता है, जब H2O2 का जल अपघटन होता है, H2O2 का अपघटन होता है तो 2H2O और O2 में टूट जाता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये सारे रिएक्शंस हैं हमारे मंद अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सकता है तथा इन अभिक्रियाओं के वेग पर सांद्रण, ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मंद अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अभिक्रिया की वेग किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा या दर क्या होगा। जैसे जनरल वेग की परिभाषा तो आप पढ़े होंगे। विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं या दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का दर कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ के सांद्रण मतलब सांद्रता मोल प्रति लीटर में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। क्लियर। अथवा एक और डिफिनीशन है, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा डिफिनीशन है ये, और सब पे सेट हो जाता है। प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण में कमी या उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो अभिकारक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उत्पाद की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है अभिकारक की मात्रा घटती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। तो उसी के बेस पर ये क्या है हमारा डिफिनीशन, प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण में कमी या उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन है, अच्छे से पढ़िएगा, एक दो बार ध्यान से समझ में आ जाएगा।
अतः अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में। किसी एक अभिकारक, जितने भी अभिकारक होंगे उससे हमको मतलब नहीं, उसमें से सिर्फ हम एक अभिकारक को चूज करेंगे। अगर मान लीजिए रिएक्शन है A + B = C + D, वेग का निर्धारण हम किसी एक ही अभिकारक के, अगर A ले रहे हैं तो A अभिकारक लेंगे, B ले रहे हैं तो B अभिकारक लेंगे, ठीक है ना। कोई एक अभिकारक, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, क्योंकि अभिक्रिया की प्रगति में अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो दो टाइप से हम इसको मतलब कि प्रदर्शित व्यक्त कर सकते हैं, किसी एक उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के रूप में। किसी एक उत्पाद, या तो C या D, ठीक है। किसी एक उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के रूप में, क्योंकि अभिक्रिया की प्रगति में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। अभिक्रिया का वेग, अब दोनों रूप में हम देख लो लिखने जा रहे हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा प्रयुक्त समय, या अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा प्रयुक्त समय। ये जनरल अभिक्रिया के वेग का डेफिनेशन है। और अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है, प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है वेग का मात्रक। अगला है, माना स्मॉल x मोल प्रति लीटर किसी अभिकारक का सांद्रण t सेकंड में उत्पाद में परिवर्तित होता है। x मोल प्रति लीटर किसी अभिकारक का सांद्रण t सेकंड में उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो अभिक्रिया का वेग x/t मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स होगा। क्लियर। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे अभिकारक का सांद्रण घटता चला जाता है तथा उत्पाद का सांद्रण बढ़ता जाता है। अतः जैसे जैसे अभिक्रिया की प्रगति होती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटता जाता है। कहने का मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा घटती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ध्यान दें, अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे अभिकारक का सांद्रण घटता चला जाता है तथा उत्पाद का सांद्रण बढ़ता चला जाता है। अतः जैसे जैसे अभिक्रिया की प्रगति होती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटता जाता है। अभिकारक की मात्रा घट रही है, वेग भी घट रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं, जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है। तो ग्राफ बना लेंगे, इससे भी बना सकते हैं, बुक में भी देख के आप चाहें तो बना सकते हैं। किताब होगा अगर आपके पास NCERT का तो वहाँ भी मिल जाएगा ये फिगर। तो हम अगर ग्राफ प्लाट करें समय और सांद्रता के बीच में, तो ये शून्य सांद्रता पर, शून्य समय पर अगर ये सांद्रता हमारा पैरेलल है तो ये 0 मान लीजिए यहाँ पे हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है इधर इधर, धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। और ये 0 उत्पाद था स्टार्टिंग में 0 समय पर, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमारी उत्पाद की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वही ग्राफ समय और अभिक्रिया के वेग के बीच करें तो शुरू में अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, इसलिए कि अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो अभिकारक की मात्रा घट रही है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अतः अभिक्रियाओं के वेग को निम्नलिखित 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है औसत वेग, दूसरा है तात्क्षणिक वेग, तीसरा है प्रारंभिक वेग। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी। औसत वेग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। अब इतना ईजी तरीके से हम बता रहे हैं, तो शायद अगर ना समझ में आए तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे, एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ हम पढ़ लेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन का मतलब अगर अभिकारक है तो उसमें कमी होगी तो ये भी बदल गया, उत्पाद है वृद्धि होगी तो ये भी परिवर्तन ही कहलाए को इस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अब क्या होगा हमारा ये फार्मूला, औसत वेग इक्वल टू माइनस, ये चिन्ह जरूर देखिएगा, माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन का मतलब होता है ना अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। औसत वेग तो प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय।
माइनस प्लस चिन्ह क्या दिखाता है, जहाँ माइनस चिन्ह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को तथा प्लस चिन्ह समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। यह अभिक्रिया स्थिर आयतन तथा ताप पर होती है। रिएक्शन हमारा स्थिर आयतन और स्थिर ताप पर हो रहा है। मान लीजिए रिएक्शन है हमारा R2P, मतलब एक अभिकारक R है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यदि हम मान लें कि T1 और T2 समय पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः R1 एवं P1 तथा R2 एवं P2 हों, मतलब T1 पर अभिकारक की सांद्रता R1 और T1 पर उत्पाद की सांद्रता P1 और T2 पर अभिकारक की सांद्रता R2 और T2 पर उत्पाद की सांद्रता P2 हो, तो डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, ये ना अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इसी तरह डेल्टा R निकालना हो तो R2 माइनस R1, डेल्टा P निकालता हो तो P2 माइनस P1। अब यहाँ से हम समझ में आ जाएगा समय का, तो ठीक है, समय धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा ही, तो T2 माइनस T1 का मान धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे क्या होता है, जब जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रता हमारी क्या होती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता घटेगी। इसका मतलब R2 का मान कम है, R1 का मान ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, और तो बढ़ने का मतलब अंतिम मतलब P2 का मान ज़्यादा है और P1 का मान कम है। अतः अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का औसत वेग बराबर, ये कमी हो रही है तो माइनस के साथ माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R का मतलब R2 माइनस R1 और डेल्टा P का मतलब P2 माइनस P1। ये बड़ा कोष्टक हम क्यों लगा रहे हैं, कोष्टक का मतलब सांद्रता को हम व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट में ही लिखते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। तथा उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया का औसत वेग प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। उपर्युक्त अभिक्रिया में R की सांद्रता में कमी तथा P की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अर्थात R धीरे धीरे विलुप्त होता है और P बनता जाता है। R विलुप्त होता है मतलब R में कमी आती है और P बनता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछता यही है, कोई भी अभिकारक दे देगा, पूछेगा विलुप्त होने की दर बताइए या प्रोडक्ट के बनने की दर बताइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है हमारा, R के विलुप्त होने का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, तथा P के बनने का औसत वेग या P के बनने की दर प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। औसत वेग को R एवरेज से व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार अभिकारक के विलुप्त होने का वेग तथा उत्पाद के बनने का वेग समान होता है। मतलब जिस वेग से अभिकारक में कमी होती है उसी वेग से उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक है, कुछ उदाहरण है, शायद इससे ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण दिया है, अभिक्रिया A/2B के लिए A के विलुप्त होने का औसत वेग क्या होगा, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, तथा B के बनने का औसत वेग प्लस, ये उत्पाद है ना, ये प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अभिक्रिया के रस समीकरण मिति के अनुसार, यही संबंध आपको समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 1 मोल A है, 2 मोल B है, ये माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस, ये नीचे आ जाता है, उसका जो कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का जो भी होगा वह नीचे आएगा, 1/2 इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये संबंध होगा इस रिएक्शन में, मतलब डेल्टा A और डेल्टा B के बीच में यही संबंध होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए Na प्लस N2B, N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। अब देखिए यहाँ पे A के विलुप्त होने का औसत वेग माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, B के विलुप्त होने का औसत वेग माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, C के बनने का औसत वेग प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। प्लस क्यों, इसलिए कि उत्पाद है। D के बनने का औसत वेग प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। लेकिन देखिए बनने की और विलुप्त होने की दर तो यही होगा, सेम, लेकिन इनमें संबंध क्या होगा उसके लिए हमको अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के रूप में इनका संबंध लिखना पड़ेगा। इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सेम यही चीज़ लिखते हैं, बस क्या करते हैं ना, इसका जो कोफिशिएंट है, जिसका जो कोफिशिएंट है उसको हम हर में लिख देते हैं। जैसे अब संबंध की अगर बात करें तो हो जाएगा माइनस, ये N1 है ना, माइनस 1 अपॉन N1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, उसी तरह माइनस 1 अपॉन N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब ये प्रोडक्ट में आ जाइए,
प्लस 1/m1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 1/m2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। यहाँ प्रत्येक पद अभिक्रिया के औसत वेग को दर्शाता है। इसका ये प्रत्येक ये सब औसत वेग को मतलब प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 2HI इक्वल टू H2G प्लस I2G। अब इसमें संबंध अगर रस समीकरण मिति से लिखेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे आ जाओ तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब पहले ही माइनस, कोफिशिएंट कितना है 2 तो 1/2 लिख दो, बाकी डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी प्लस होगा, इसलिए कि उत्पाद है। उसी तरह डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी ये भी प्लस होगा। क्लियर। गैसीय अभिक्रियाओं में पदार्थों की सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के औसत वेग को अभिकारक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से भी व्यक्त किया जा सकता है। अगर कहीं पे सांद्रता न दिया हो, आंशिक दाब दिया हो, तो जहाँ पे सांद्रता है वहाँ पे आंशिक दाब हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े थे KFC सांद्रता के लिए और KP दाब के लिए। ठीक है। अगला है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब बहुत ही मतलब एक निश्चित समय पर, देखिए सीधा सीधा डिफिनीशन, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यदि अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को डेल्टा सी से, डेल्टा सी का मतलब सांद्रता में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, और परिवर्तन में लगने वाले समय को डेल्टा सी टी माना जाए, अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा। अगर हम इसको अभिकारक की सांद्रता माने, फार्मूला हो जाए अभिक्रिया का औसत वेग इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको उत्पाद की सांद्रता माने तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अवकलन की भाषा में अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग मतलब समय को हम धीरे धीरे जीरो की तरफ अगर मूव करें तो अगर क्या बोलते हैं उसको डिफरेंशियल आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो वैसे जनरल लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या सबसे अच्छा ये है हमारा अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अगर डेल्टा लिखा हुआ है तो औसत वेग, डी लिखा हुआ है तो तात्क्षणिक वेग। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया N1A प्लस N2B M1C प्लस M2C के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेम वही है औसत वेग, सिर्फ जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे टी हमको लिखना है। -1/N1 डी अपॉन डी टी, -1/N2 डी अपॉन डी टी, प्लस 1/M1 डी सी अपॉन डी टी, प्लस 1/M2 डी टी। उदाहरण है अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 2NH3 में तात्क्षणिक वेग। ध्यान देखिए यहाँ पे थोड़ी ये अभिकारक है तो माइनस चिन्ह, इसकी सांद्रता D -d N2 अपॉन डी टी। ये N2 से मतलब ये सिर्फ इसका कोफिशिएंट है कि इसका 3 है तो -1/3, रिएक्टेंट है तो इसलिए क्या होगा -DH2 अपॉन डी टी। ये उत्पाद है तो प्लस 1/2 DNH3 अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखिए जिस क्षण पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाना है, वक्र पर उससे संबंधित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है। ये ग्राफ आप लोग अगर बुक में दिया होगा तो देख के समझ लीजिएगा, वैसे कोई खास मतलब नहीं है, यही पॉइंट जो ओरिजिनल था वो लिखवा दीजिए। ठीक है। अगला है इनिशियल, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का मतलब सीधा सीधा है कि 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर किसी भी अभिक्रिया का वेग उसका क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग। क्लियर। अब हम सीधे अब आते हैं क्वेश्चन पे। अभिक्रिया A प्लस 2B इक्वल टू 3C के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या दिया है, A प्लस 2B इक्वल टू 3C की समीकरण मिति द्वारा, ये मतलब संबंध लिखेंगे। रिएक्टेंट है माइनस कोफिशिएंट 1 है इसलिए डी अपॉन डी टी, इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट 1/2 डी बी अपॉन डी टी, प्लस उत्पाद है तो प्लस 1/3 कोफिशिएंट डी सी अपॉन डी टी। ये संबंध हो जाएगा। दिया है C के बनने की दर प्लस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अतः A के विलुप्त होने की दर, ये जो संबंध दो ही उठाएंगे A और C के बीच का, A और C के बीच का संबंध मतलब A और C ये दोनों इक्वल हैं तो -dA अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी।
तो dc/dt का मान 10⁻⁻², तो लिख देंगे 1/3 इंटू 10⁻², और ये भाग देंगे तो हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बी की बात करें, बी के विलुप्त होने की दर, तो बी वाला ये टर्म -1/2 dv/dt और सी वाला +1/3 dc/dt, ये दोनों को उठा लेंगे और मान रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा -dv/dt, 2 यहाँ पे चला जाएगा, +2/3 dc/dt, और dc/dt का मान 10⁻², भाग देंगे 0.66 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोल से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अब यहाँ पे अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करनी है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा है। अभिक्रिया R2P के लिए अभिक्रिया का औसत वेग अगर रिएक्टेंट के रूप में लिखें तो माइनस, इसलिए कि रिएक्टेंट का ही मतलब अभिकारक की सांद्रता दी हुई है, इसलिए अभिक्रिया का औसत वेग हम अभिकारक की सांद्रता के रूप में ही लिखेंगे। अगर अभिकारक की सांद्रता के रूप में लिख दें तो हो जाएगा -ΔR/ΔT। डेल्टा आर का मतलब R2 - R, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, ये माइनस है, ये माइनस का मतलब ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस, मतलब R1 - R2 हो जाएगा। R1 का मान दिया है 0.06 माइनस R2 का 0.02, तो दोनों को जब हम मतलब कि माइनस करेंगे तो 0.04/20, कुल मिला के 2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। बाकी 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व करके और अच्छे से सॉल्व करके मतलब उसको बताइएगा। एक क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा हुआ है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी बताया ना, ये भी 2017 में पूछा हुआ है। ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2A = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान दे करके सॉल्व करेंगे। वैसे ये भी ईजी ही है, लेकिन कोशिश करें, देखें आप लोग सॉल्व करिएगा। NCERT का एग्जाम्पल है ये, और बुक में शायद सॉल्व भी किया होगा। NCERT की बुक आपके पास हो तो उसमें सॉल्व भी किया हुआ है, और उसमें नहीं सॉल्व होगा तो इसी रूल पे जो हम बता रहे हैं उसी के हिसाब से समय। क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन सॉल्व जब करेंगे ना, तो जितना बड़ा क्वेश्चन लिखने में जितना मतलब स्पेस लेता है, उससे कम स्पेस में ये हमारा सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ शुरू हो रहा है असली। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 184 मिनट में घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है: 2N2O5 = 4NO2 + O2। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों में, मिनटों में तथा सेकंडों के पद में कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। समय को पहले घंटे में बदल के कर लेंगे, फिर मिनट में तो दिया ही है, फिर सेकंड में चेंज करके कर लेंगे। इस समय अंतराल में NO2 के मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्पादन का वेग क्या है, इसको भी आप लोग बता दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे मतलब क्वेश्चंस थे, और कोशिश करिएगा। 2 ही क्वेश्चन है। सेकंड वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग, हम इसलिए क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब माइंड यूज करें, और हो सकता है थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी ना समझ में आता हो, तो फिर आप लोग कमेंट करके, क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेहनत करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, और करने के बाद अगर फिर ना आता हो तो फिर पूछिए। इसलिए कि एग्ज़ाम में आपको ही लिखना है, आप ही को सॉल्व करना है। हम तो अभी आप कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए और ध्यान लगा करके सारे नोट्स जो लिखवाए हैं पीछे, मतलब अभी से सबको ध्यान से पढ़िए। जो न्यूमेरिकल बताएं उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि अगर ये न्यूमेरिकल्स और ये नोट्स हमारे तैयार हो रहेंगे
तो आगे काम आने की कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का होगा तो हम आसान से सॉल्व कर लेंगे। और इससे संबंधित एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी आप लोग देख के सॉल्व करिए। काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए, पढ़ के नोट्स बना करके सारे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करिए। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए। थैंक यू।